आदरणीय मित्रों नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्चुअली यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से रिलेटेड है और काफ़ी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स की डिमांड्स पर हमने इस टॉपिक को डील किया है। टॉपिक का नाम एक्चुअली ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति। और इसमें देखेंगे काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में बना रहता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है और इसके पावर फंक्शन क्या है। इस सब पर डीपली डिस्कस करेंगे, तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? तो देखिए, ग्राम सभा का जहाँ तक प्रश्न है, इसको बेसिकली इस कोड में तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 है उसकी सेक्शन 3 में जो इसको परिभाषित किया गया वो यहाँ इसको एज इट इज मान लिया गया है। अब ग्राम सभा जैसे इसके नाम से पता चलता है कि गांव की सभा, गांव की सभा को ग्राम सभा बोलते हैं। और एक्चुअली ग्राम सभा जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसका गठन जिस गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन 1000 या 1000 से ज़्यादा है वहाँ पर ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और उसका नाम भी उसी गांव के नाम पर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे गांव का नाम है रायपुर मलूक, रायपुर मलूक किसी गांव का नाम है और यहाँ पर क्या है, यहाँ वोटरों की संख्या 1800 है, तो 1000 से ज़्यादा है। तो अब इस गांव सभा का जो नाम होगा ग्राम सभा का, वो होगा रायपुर मलूक ग्राम सभा या ग्राम सभा रायपुर मलूक। एक अब दूसरी बात यहाँ ये आती है, जिस गांव की जनसंख्या 1000 से कम होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आसपास के गांव को मिला लिया जाता है और उनको मिला करके पूरी एक गांव सभा बनती है। और उसका नाम, उस गांव सभा का नाम जो रखा जाता है वो उस गांव पर रखा जाता है जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, गांव है एक बेरखेड़ा चौहान, किसी गांव का नाम बेरखेड़ा चौहान है। यहाँ पर क्या है, वोटरों की संख्या है 600, यानी यहाँ की पॉपुलेशन 600। तो इस चूँकि 1000 से कम है तो इसके पड़ोस का गांव यहाँ है, मान लिया आराजी गोपाल जोत, इसकी भी जनसंख्या क्या है 300 वोटर यहाँ है, अभी भी 1000 से कम है। तो और एक पड़ोस के गांव, इसके जो एक पड़ोस का और गांव है मोहम्मदपुर लाल, यहाँ भी वोटरों की संख्या 300 है। तो इन सबको मिला करके अब 1000 से ज़्यादा हो गई, तो तीनों गांव को मिला करके इस गांव सभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और गांव सभा का जो नाम होगा वो भी सबसे ज़्यादा चूँकि यहाँ है तो ग्राम सभा बेरखेड़ा चौहान या बेरखेड़ा चौहान गांव सभा इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका गठन होता है। एक बॉडी कारपोरेट होती है, लीगल पर्सन होती है, कोई किसी के खिलाफ ये बात दायर कर सकती है और सामने वाला भी इसके खिलाफ मुकदमा बात को ला सकता है। अब देखिए, मेंबर कौन से होते हैं, सदस्य किस कौन कौन हो सकते हैं? तो 18 वर्ष से ज़्यादा के सभी व्यक्ति, एवरी एडल्ट पर्सन इन द विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी 18 साल से ज़्यादा के सभी व्यक्ति गांव सभा के सदस्य होते हैं। तो ये तो ग्राम सभा की बात। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो इसको भी कोड में कहीं इसको व्याख्या या इसको परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसको भी यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 की सेक्शन 2H से इसको लिया गया है। जैसे जो डेफिनेशन वहाँ इसको दी गई है, यहाँ भी इसको एज इट इज माना गया है। अब इसके गठन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसको एक्चुअली जो गांव सभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के होते हैं, उनके द्वारा इलेक्शन के द्वारा ग्राम पंचायत चुन करके आती है। यानी चुनाव होता है और वो चुनाव प्रत्येक 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल के बाद पुनः यानी री इलेक्शन होता है और फिर कमेटी नहीं बनती है। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है गांव सभा के सदस्य करते हैं और उसमें एक तो ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है और कुछ मेंबर यानी सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम प्रधान को एक्चुअली कहीं हम गांव का मुखिया भी बोलते हैं और कहीं पर इनको चेयरमैन भी बोला जाता है। तो यहाँ कुछ सदस्य और प्रधान चुन करके आते हैं, गांव सभा के सदस्य चुनते हैं। यहाँ एक बात है कि सदस्य कितने होते हैं, मेंबरों की संख्या देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत में चुन करके आते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि यदि गांव की जनसंख्या 1000 तक है, 1000 से कम है तो मेंबर, या 1000 तक है तो मेंबर चुने जाएंगे 9। और यदि गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में है तो मेंबर होंगे 11 सदस्य चुने जाएंगे।
और 2000 से 3000 के बीच में है तो फिर चुने जाते हैं 13, और 3000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो वहाँ सदस्य होंगे 15। इस प्रकार से इनको विषम संख्या ली जाती है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव का फैसला करना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर ये इनको सम कर दिया जाएगा तो आधे आधे दोनों तरफ हो जाएंगे तो फैसला लेने में प्रॉब्लम होगी। और चूंकि विषम संख्या यदि है तो फिर एक ना एक तरफ ज़्यादा लोग होंगे तो फैसला इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात, ये फैसला करने का काम जिस प्रकार से पहले गांव में पंच या सरपंच फैसला करते थे, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत भी फैसला, पंचायत राज एक्ट है ये पावर ग्राम पंचायत को फैसले की देती है। और ये मुख्यतः महात्मा गांधी की जो स्वराज की फिलोसफी पर आधारित है। अब देखिए सेक्रेटरी, यहाँ जो सेक्रेटरी होता है, ग्राम प्रधान कई बार क्या है, कम पढ़ा लिखा या कानून की कम जानकारी, लेखा जोखा रखने में सक्षम नहीं, तो इनके साथ एक सेक्रेटरी जोड़ा गया, वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है और पब्लिक सर्वेंट भी होता है। यहाँ पर सेक्रेटरी का जो रोल अदा करता है, सेक्रेटरी यहाँ कौन होता है, सेक्रेटरी ये होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। ये ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी भी होता है, अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको पंचायत सेक्रेटरी भी बोलते हैं। में विकास कार्य होते हैं, उनका सबका लेखा जोखा, विकास में जो खर्चा आता है उसका लेखा जोखा पूरी ये मेंटेन करता है पंचायत सेक्रेटरी। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति जो होती है, यानी जिसको लैंड मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं LMC। LMC क्या होता है, भूमि प्रबंधक समिति। यहाँ लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है कि भूमि प्रबंधक समिति और ग्राम पंचायत में ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि LMC को जो हमारी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, इसकी सेक्शन 4 और इसका सब क्लोज 5 में ये बताया गया है कि जो भी डेफिनेशन यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 की सेक्शन 28 के में दी गई है उसको यहाँ माना जाएगा, वो इसको एज इट इज मान लिया गया है। भूमि प्रबंधक समिति और ग्राम पंचायत एक ही है, तो ये मानकर चलिए कि इनका भूमि प्रबंधक समिति का अलग से कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य और प्रधान चुन करके आते हैं उनको ही एज इट इज भूमि प्रबंधक समिति भी माना जाता है। अर्थात जो ग्राम पंचायत चुन करके आती है वही बाय डिफॉल्ट भूमि प्रबंधक समिति भी होती है। पहले क्या होता था, पहले जो ग्राम पंचायत के मान लिया 13 सदस्य चुन करके आए, तो उनमें से वे आपस में चुनाव किसी 5 का कर लेते थे और वो 5 क्या है, वो LMC के सदस्य होंगे, भूमि प्रबंधक समिति होती थी। अब इसको सरल कर दिया गया है और अमेंडमेंट करके संख्या इसकी घटा दी गई है मेंबरों की काफ़ी पहले से। अब जो भी सदस्य होंगे वो ही बाय डिफॉल्ट भूमि प्रबंधक समिति होगी। अब देखिए अंतर क्या होता है भूमि प्रबंधक समिति और ग्राम पंचायत में। डिफरेंस की बात करें तो चूंकि अध्यक्ष, प्रधान और सदस्य तो दोनों में सेम होते हैं, ग्राम पंचायत में भी और भूमि प्रबंधक समिति में भी। अंतर होता है तो किस चीज़ का, सेक्रेटरी का। वहाँ तो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत अधिकारी और यहाँ सेक्रेटरी कौन होता है, यहाँ सेक्रेटरी होता है लेखपाल, जिसको हम पटवारी भी बोलते हैं, लेखपाल। चूंकि वहाँ पर फैसले का काम देखती है ग्राम पंचायत, तो वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी होता है सेक्रेटरी। और यहाँ पर क्या है, भूमि से रिलेटेड मामला होता है भूमि प्रबंधक समिति में, भूमि का काम देखा जाता है, तो यहाँ पर पटवारी सेक्रेटरी होता है और वो गांव के पूरे रिकॉर्ड का, भूमि का रिकॉर्ड, लेखा जोखा वो अपने पास रखता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तीनों का आपने देख लिया, ग्राम सभा का भी, ग्राम पंचायत का भी और भूमि प्रबंधक समिति का भी। ग्राम सभा क्या है, वाइड टर्म्स है, वाइड टर्मोलॉजी है। गांव के सभी एडल्ट पर्सन ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, 18 साल से ज़्यादा के जितने भी व्यक्ति होते हैं। और ग्राम पंचायत वही लोग जो वो मेंबर यहाँ मेंबर होते हैं 18 साल से ज़्यादा वाले, वो इलेक्शन के द्वारा ग्राम पंचायत चुन करके आती है। वहाँ एक चेयरमैन होता है और कुछ सदस्य होते हैं। और तीसरी बात, भूमि प्रबंधक समिति अलग से उसका कहीं चुनाव नहीं होता, जो ग्राम पंचायत चुन करके आती है ग्राम सभा के द्वारा, वो भूमि प्रबंधक समिति भी बाय डिफॉल्ट वही होती है। अंतर होता है तो सेक्रेटरी का होता है। यहाँ पर सेक्रेटरी भूमि प्रबंधक समिति में क्या होता है, यहाँ पर पटवारी या लेखपाल होता है। और ग्राम पंचायत जो फैसले का काम निपटारा देखती है, विकास कार्य देखती है, वो यहाँ पर सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, जिसे पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं। गांव सभा ये बहुत वाइड टर्मिनोलॉजी है। इसमें चूंकि सारे सदस्य 18 साल से
ऊपर के सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, तो ये खुद से कोई काम नहीं करती, बल्कि अपनी सारी पावर भूमि प्रबंधक जो ग्राम पंचायत चुन करके आती है उसमें डेलीगेट कर देती है। और चूंकि ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य और चेयरमैन एक ही होते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति पावर और फंक्शन की बात करें तो वो ग्राम सभा को रिप्रेजेंट करती है। अब ज्यूरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्राम सभा में जो जिस विलेज एरिया के लिए गांव सभा बनी है वो सारी लैंड उस ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। जो कॉमन लैंड हो, पब्लिक यूटिलिटी की लैंड हो, जैसे खेत खलियान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, खाद के गड्ढे इत्यादि जो भी लैंड होती है, चरागाह, ये सारी ग्राम समाज की ज़मीन होती है। तो ये सारा ज्यूरिडिक्शन ग्राम समाज का होता है, या ग्राम समाज के बिहाफ पर भूमि प्रबंधक समिति का भी आप बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ एक बात और बताना जरूरी है, यदि किसी ग्राम नगर पालिका के पास कोई गांव सभा आती है तो यदि उस नगर पालिका के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, जैसे कि आजकल बहुत एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी कर रही है, तो यदि वो उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें किसी गांव का जो पास का गांव है उसका कुछ हिस्सा आ जाता है, तो उस हिस्से को नगर पालिका में मान लिया जाएगा और वो गांव सभा से उसको काट दिया जाएगा। और कहीं यदि ऐसा होता कि पूरा ही गांव उस नगर पालिका के क्षेत्र में आ जाता है, तो फिर वहाँ उस गांव सभा को सीज कर दिया जाएगा और वहाँ पर नगर पालिका वर्क करेगी। तो गांव सभा और भूमि प्रबंधक समिति के पावर और फंक्शन की बात करते हैं, जो दोनों के सेम है। आपसे कोई किसी के भी फंक्शन पूछता है तो आप, क्योंकि ये इसी के बिहाफ पर काम करती है ग्राम सभा के, या ये कह लो भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा को किसी भी अपने वर्ग के लिए रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों के पावर और फंक्शन लगभग सेम है। मैं कुछ मोटा मोटी पावरों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, गांव सभा या एलएमसी भूमि प्रबंधक समिति अपनी जो उसके कब्जे में गांव सभा की भूमि है वो किसी व्यक्ति को यूज करने के लिए दे सकती है। बस ये है कि धारा 77 की लैंड वो नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की भूमि को ट्रेसपैस कर लिया है, अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, तो वो उसको इजेक्ट कर सकती है और डैमेजेज भी उससे ले सकती है जो क्षतिपूर्ति हुई है। तीसरा, यदि पब्लिक यूटिलिटी की जमीन है, किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, तो सेक्शन 136 जो यूपी रेवेन्यू कोड की पावर देती है ग्राम सभा को, वो उसको इजेक्ट करा सकती है, उसके खिलाफ वाद भी ला सकती है। नेक्स्ट आता है, ये ग्राम सभा और भूमि प्रबंधन समिति की पावर की बात कर रहे हैं हम। यदि कलेक्टर उसको रेवेन्यू वसूल करने के लिए गांव सभा का देता है, तो ये जो एलएमसी है ये रेवेन्यू वसूल करके कलेक्टर ऑफिस में जमा कर सकती है। नंबर नेक्स्ट है, लीज या किराए पर देना। ग्राम समाज की जो भूमि होती है उसको भूमि प्रबंधक समिति किसी व्यक्ति को लीज पर या किराए पर दे सकती है, और जो सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 129 इस कोड का जो बताया गया है ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस के हिसाब से, पहले किसको देना है दूसरा, उस हिसाब से वो लीज या किराए पर दे सकती है। आता है सेक्शन 115 और 124 यूपी रेवेन्यू कोड की, जो जमीन एक्चुअली राज्य सरकार के पास चली जाती है। 115 में तो क्या है, राजगामी संपत्ति एक्सचीट के द्वारा जो प्रॉपर्टी राज्य सरकार के पास आती है, या सेक्शन 124 जो अमेंडमेंट के थ्रू जो भूमि राज्य सरकार के पास आती है, तो वो राज्य सरकार खुद तो नहीं रखती, वो क्या है ग्राम समाज को या भूमि प्रबंधक समिति को हैंडओवर कर देती है। तो उस पर कब्जा रखने का राइट भी या पावर भूमि प्रबंधक समिति को दी गई। नेक्स्ट आता है हाउसिंग साइट, यानी मकान के लिए किसी व्यक्ति को धारा 63 और 64 में जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से वो मकान के लिए भूमि अलॉट कर सकती है भूमि प्रबंधक समिति। लास्ट बात, यहाँ जो सेक्शन 59 की जितनी भी जमीनें होती हैं उस पर सारे पर अधिकार एलएमसी का होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारा टॉपिक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति का आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट्स बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।